जनाब असद साहब से मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे जब बुलाया। वो वाकई ही आज़ादी के एक सिपाही हैं और मेरा उनसे बहुत करीबी ताल्लुक़ है। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे जो आज खुशी है और जिस चीज़ के लिए मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ आज, वो ये है कि मैं पाकिस्तान के कायदीन, क्योंकि आज जो आपके सामने बैठे हैं, इधर भी और उधर भी कुछ खड़े हैं, ये पाकिस्तान के कायद समझता हूँ मैं इन सबको। पाकिस्तान के कायदीन और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो लीडर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूँ, उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं आपके साथ मंतक और दलाइल के साथ बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में जब आप मंतक और दलाइल से बात करते हैं, उसी तरह हम अवाम को कन्विंस कर सकते हैं, उनको माइल कर सकते हैं कि वो हमारी बात सुने और हमारी इस मूवमेंट में अपना साथ दें। पाकिस्तान इस वक्त एक आईनी बुरहान का शिकार हो गया है। उसकी वजह यह है कि रात के अंधेरे में खुसर फुसर करते हुए चुपचाप हुकूमत वक्त ने कोशिश की कि एक आईनी तरमीम ले आए। आइन का आपको सबको पता है, आइन का एक एक आर्टिकल जो है वो दूसरे आर्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप एक आर्टिकल में कोई तब्दीली करते हैं तो उससे आइन को इतना नुकसान हो सकता है कि वो पूरी तरह गिर जाएगा। इसलिए जब आप कोई तरमीम करने जाएं तो आपको सोच समझ के करनी पड़ती है, आपको डिलिब्रेट करना पड़ता है, आपको डिस्कस करना पड़ता है। आप कोशिश करते हैं कि अवाम की भी नुमाइंदे जो हैं उनको साथ लेके चलें, अवाम की आवाज़ भी सुने, वकीलों को भी सुने और फिर आप फैसला करें आईनी तरमीम का। आपको पता है कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, 1 साल लगा था। एक कमेटी बनाई गई थी, उसके बाकायदा TORs थे। उन TORs के बाद उसने 77 मीटिंग्स की, 5-5, 6-6 घंटे की, 550 घंटे की डिलिब्रेशन थी। हर जो लीडर था, जो उस मेंबर था उस कमेटी का, वो फिर अपनी लीडरशिप के साथ जाके एक एक शिक डिस्कस करता था। फिर जाके कंसेंसस डेवलप हुआ, फिर जाके 18वीं तरमीम हुई। लेकिन रात के अंधेरे में मैंने आज तक कोई अमेंडमेंट होते नहीं देखा। मैं एज ए सेनेटर, हमें बुलाया गया कि आप आए, रात का वक्त था, इतवार का दिन था। बुलाया गया कि जनाब आपके साथ भी हम डिस्कस करना चाहते हैं कि तरमीम क्या है। मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि कोई डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिस्कस करें, क्योंकि आप सब वकील हैं, हम किसी डॉक्यूमेंट के बगैर हवा में तो डिस्कस कोई चीज कर नहीं सकते। लेकिन अजीबोगरीब बात यह थी कि ना कोई डॉक्यूमेंट था, ना कोई कागज था, ना कागज का टुकड़ा। हवा में कहा गया कि हम तरामीम करना चाहते हैं। आपको पता है, जब आप तरमीम गलत कर दें किसी कानून में, हमने अपनी तारीख में, पाकिस्तान ने अपनी तारीख में बहुत सफर किया है, बहुत नुकसान उठाया है गलत तरामीम का, गलत आइन का। आपको पता है 1956 का आइन आया था। कहा जाता है कि वो इतना गलत आइन था कि उसकी वजह से मार्शल लॉ लग गया। 1962 के आइन के बारे में कहा जाता है कि उसमें इतनी गलतियां थी कि अल्टीमेटली मुल्क टूट गया। आर्टिकल 58(2)B आप सबको याद है, उसकी तरमीम हुई थी। उसने हमारी जमहूरियत को कितना नुकसान पहुंचाया। 4 हुकूमतें एक के बाद गई दूसरी, और फिर इवेंचुअली क्या हुआ, मार्शल लॉ आ गया। तो ये तरमीम करना आसान काम नहीं है। अब क्या वजह है, हम क्यों अपोज कर रहे हैं, क्यों मुखालफत कर रहे हैं इन तरामीम की? इनमें क्या ऐसी बात है जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि आइन को नुकसान पहुंचा सकती है, जो कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचा सकती है? सबसे पहले
मैं आपको 3-4 इसके नुकात बताता हूं। आर्टिकल 8 से आप सब वाकिफ हैं, आर्टिकल 199 से भी आप सब वाकिफ हैं। जो कोशिश की जा रही है, जो हमें पता चल रहा है कि ये कोशिश की गई और अभी भी की जा रही है, इसीलिए हमें उसके खिलाफ खड़ा होना है, वो ये है कि सिविलियंस, आम शहरी का भी जो उसके खिलाफ अदालत है वो मिलिट्री कोर्ट हो सकता है, यानी कि उसकी मिलिट्री ट्रायल हो सकती है। दूसरी, आपको याद है कि हमारे एक माशरे में एक लानत थी, उसको हमारी अदालतों ने और हमने भी कहा है कि कैंसर था। वो कैंसर था लोटाइज्म का। हमने जो उर्दू में एक लफ्ज़ अंग्रेजी का दिया है, लोटाक्रसी कहते हैं उसको, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, जिसमें ये होता है कि आपके जो लोग हैं, आपके जो नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट में, वो पैसे की खातिर या किसी और लालच के लिए वो अपना वोट बेच देते हैं और उसकी वजह से उसकी वजह से जो पार्लियामेंट है उसमें पार्लियामेंट्री निज़ाम बिल्कुल अपने हमारा ख़त्म हो गया था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स बनते थे और टूटते थे इसी ज़मीर को बेच बेच के। ये लोटाक्रसी थी। उसके बाद आपको याद है हमने एक केस किया, मैं उसमें वकील था, जिसमें हमने कहा कि आर्टिकल 63A जो आइन में आया है, और उसकी वजह यह थी कि वो लोटाक्रसी को रोकना था, लेकिन आर्टिकल 63A ये कहता था कि अगर आप किसी को वोट करते हैं अपने पार्लियामेंट्री लीडर के खिलाफ आईनी तरमीम के मामले में या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, तो फिर आप नाअहल हो जाएंगे। तो लोगों ने यह करना शुरू कर दिया कि अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, अपनी कीमत बढ़ा दी, और होता यह था कि वो वोट करते थे, नाअहल हो जाते थे, कीमत वसूल कर लेते थे और उसके बाद फिर वापस आ जाते थे। इस चीज़ को रोकने के लिए आर्टिकल 63A की तशरीह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा, वो प्रिंसिपल आपने सबको पता है, द प्रिंसिपल ऑफ द पॉइजनस ट्री, कि अगर एक जहर है, जहरीला दरख्त है, तो फिर उसका जो फल है वो भी जहरीला होगा। तो उस प्रिंसिपल पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वोट आप काउंट ही नहीं करेंगे। अगर आपने पैसे लेके या किसी लालच से अपना जमीन बेच के आपने लोटाइज्म किया और आपने अपना वोट बेचा और आपने वोट कर दिया, तो आपका वोट काउंट ही नहीं होगा। तो ये जो तरमीम आ रही है, इसमें वापस कोशिश हो रही है कि उस वोट को काउंट किया जाए। ये मिलावट कर रहे हैं जमहूरियत के साथ, इसलिए हम अपोज कर रहे हैं। तीसरी चीज इस अमेंडमेंट्स में ये लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ मंतक और लॉजिक की बात कर रहा हूं, ताकि क्योंकि आप मेरे साथी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मेरी ख्वाहिश भी है कि मैं अदालत में पेश हूं, काफियों के साथ मैं पेश भी हुआ हूं, मुझे पता है आप किस तरह सोचते हैं। तीसरी चीज जो बड़ी अहम कोशिश हो रही है वो ये है कि एज बढ़ा दी जाए। अब सिर्फ एज बढ़ाने में जज साहिबान की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उस एज बढ़ाने की नीयत कुछ और है, नीयत अगर खराब है, तो फिर हमें उसको अपोज करना है। हमने देखा कि इस केस में नीयत सिर्फ एक ही है, और नीयत ये है कि आप एक पर्टिकुलर जज साहब की एज बढ़ाएं और उनको चीफ जस्टिस आगे चलाएं 3 साल के लिए। उसमें क्या लॉजिक है, क्या मंतक है, वो हुकूमत की ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, लेकिन ख्वाहिश है कि हम एक खास मखसूस शख्स को चाहते हैं, हम ये भी नहीं होने देंगे। चौथी चीज इसकी जो एक बहुत मेजर वो एक सर्जरी करने जा रहे हैं, वो कहते हैं हम एक नई अदालत बनाएंगे, उसको वो कहते हैं हम आईनी अदालत है। चलें, ये भी एक बहस की बात है कि आईनी अदालत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सोच समझ के आगे चलना है। ये नहीं हो सकता कि आप रातों रात के अंधेरे में कहें कि हम आईनी अदालत बना रहे हैं और सारी कौम जो है वो मान जाए। आईनी अदालत आप तरीके बनाने के, आईनी अदालत काफी तरीके हैं, एक बड़ा आसान तरीका है जो मैं सजेस्ट करूंगा, और हम अगर उस पर आते हैं तो हम शायद बात भी करें, और वो ये है कि एग्जिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर आप बेंचेस कह दें। आप कहते हैं जब आईनी मामला आएगा, जो ऑलरेडी आप कह चुके हैं अपने कानून में, जब आईनी मामला आएगा तो जो टॉप सबसे सीनियर 5 जजेस हैं
उसका बेंच बनाया जाएगा, वो सुनेंगे आईनी केसेस। तो आईनी अदालतों का भी तरीकेकार है। हमें कहा जाता है कि जनाब हम इसलिए कर रहे हैं, ये एक बयानिया आया, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ये रिफॉर्म करना चाहते हैं। जज साहिबान जो हैं वो आपकी बात तो मानते नहीं हैं, आपके जो वकीलों के मसाइल हैं उस वक्त तो वो खड़े नहीं होते, वो पॉलिसी मैटर्स में भी मुदाखलत करते हैं, वो सियासी मामलों पे भी मुदाखलत करते हैं, वो मीडिया के साथ अपनी शोहरत के लिए ऑब्जर्वेशंस देते हैं। तो आप वकला क्यों उनके लिए खड़े हैं? हम ये रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसके लिए हम कवानीन लेके आ रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं, उसके जवाब में मैं ये कहता हूं कि इस वक्त जंग असूलों की है और ताकत के खिलाफ है। और असूल की बात यह है, असूल की बात यह है कि हम वकील जब एक अपना ये पेशा अपनाते हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आप यकीन करें कि आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, फायदे कम। और 3 जिम्मेदारियों का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। वो जिम्मेदारी क्या है? वो पार्टी से बालातर होके, वो किसी ग्रुप से बालातर होके आप बात करेंगे प्रिंसिपल की, असूल की। और वो बात क्या है? ये 3 असूल जो हैं, जमहूरियत पे अगर कोई हमला करेगा, कोई भी हो, जुडिशरी अगर जमहूरियत के खिलाफ कोई ऑर्डर पास करती है, हम उनके पे तनकीद करेंगे। और अगर कोई और ताकत कोशिश करेगी जमहूरियत को हिलाने की, उसको नुकसान पहुंचाने की, तो फिर हम उससे भी मुकाबला करेंगे। ये पहला असूल है। दूसरा असूल ये है कि अगर हम बात करते हैं कानून की हुक्मरानी की, क्योंकि हमारा काम है किताबों से, दलाइल से लोगों को कन्विंस करना, उनको कायल करना अपनी बात पे। अगर कोई कानून की हुक्मरानी के खिलाफ कोई बात करेगा, हमारा फर्ज है, इस पेशे का फर्ज है कि हम खड़े होके उसका भी मुकाबला करें। अगर सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना पड़े तो हम फिर वो भी करें। और तीसरी भी बड़ी अहम चीज है, और वो ये है कि अगर कोई हमारी जुडिशरी की आजादी, मैं जजेस को आप छोड़ दीजिए, जज की पर्सनैलिटीज को छोड़ दें, जुडिशरी की, अदलिया की आजादी की अगर कोई बात करता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसकी हिफाजत करना भी हमारा फर्ज है। ये हमारे पेशे का फर्ज है। जब हम काले कोट की बात करते हैं तो सिर्फ काला कोट नहीं, मेरी नजर में इसके साथ पूरी जिम्मेदारी है कौम की। कौम हमें देखती है कि ये लोग बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, ये लोग बड़े अक्लमंद लोग हैं, ये बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो हमने दिखाया है इस हॉल से, इसी बार ने, यहाँ बार के प्रेसिडेंट्स की भी तस्वीरें हैं और जजेस की भी इस कोर्ट की तस्वीरें हैं। किसी बार ने दिखाया है कि जब भी जरूरत पड़ी है कौम को इन 3 असूलों के लिए, तो फिर एक मूवमेंट चली है। तो मैं आज वार्निंग देना चाहता हूं कि आप इस हॉर्नेट्स नेस्ट को ना छेड़ें। ये एक पाकिस्तान की अवाम का दिल है और दिमाग है, इनको ना छेड़ें, क्योंकि एक बार ये आ गए बाहर तो फिर पूरी कौम इनके पीछे लगेगी। इसलिए रुक जाएं, अभी जो आप करने जा रहे हैं रुक जाएं। आपके पास नंबर्स भी नहीं है, बाय द वे, ये भी मैं आपको बता दूं। इनका ख्याल है कि ये नंबर्स ले आएंगे, इनके पास नंबर्स भी नहीं है, अभी ये हवा में ही बातें किए जा रहे हैं। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि वकला इन हवा की बातों को भी देखते हुए इकट्ठे हो गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, बस और नहीं। और यही मेरा मैसेज होगा आपको, मंतक से, दलाइल से अपनी सोसाइटी को अपने साथ करें, उनको बताएं कि ये कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इस नुकसान को हम कभी किसी सूरत में मंजूर नहीं करेंगे। ये पॉइंट्स हैं जो हमने बार बार रिपीट करने हैं और इंशाल्लाह आपके साथ, मैं आपके साथ हूं और आप मेरे साथ हैं, और जब तक हम इकट्ठे हैं इंशाल्लाह हमारी जीत हो। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सेनेटर अली जफर, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। मुझे अभी डॉक्टर साहब का असल डॉक्टर साहब सदर